नमस्कार मित्रों, मैं आपका आपके चैनल ट्रिक टीचर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत एक बहुत आसान लैंग्वेज है, एक आसान भाषा है। दोस्तों, ये सभी भाषाओं की जननी हमें सभी को पता है और ये देवों की भाषा है। दोस्तों, संस्कृत में अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, अगर महेश्वर सूत्र नहीं पढ़े तो समझो हमने संस्कृत भी नहीं पढ़ी। आप कह सकते हैं कि महेश्वर सूत्र से ही पूरी संस्कृत जन्मी है। संस्कृत व्याकरण का उद्गमन जो हुआ है वो महेश्वर सूत्रों से ही हुआ है। दोस्तों, महेश्वर सूत्र के पीछे की एक छोटी सी कहानी है कि महेश्वर सूत्र आखिरकार कहाँ से बने, किसने इनको को लिखा। तो हमारे एक सीधे साधे से व्यक्ति थे जिनका नाम पाणिनि जी था। तो उनको लोग बुद्धू कहा करते थे। वो अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जैसे आपको सभी को पहले से ही पता है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम आश्रमों में जाया करते थे और वहाँ पर उनको गुरु शिक्षा दिया करते थे। पहले क्या था कि गुरु ने शिक्षा मुंह से बता दी कि ऐसे ऐसे करना है और वो क्या उसको ग्रहण कर लिया करते थे। ठीक, तो जब वो गए अपने गुरु के पास आश्रम में, गुरु उनके वर्ष थे, उनका नाम गुरु वर्ष, तो उन्होंने वहाँ पर उनको पढ़ाया। लेकिन पाणिनि जी की ना ही तो कुछ समझ में आया और ना ही उनके गुरु ने उनको कुछ समझा पाए, क्योंकि दोस्तों उनकी एक छवि बन गई कि पाणिनि एक बहुत मूर्ख और बुद्धू आदमी है। तो उन्होंने परेशान आकर अपने गुरु से कहा, गुरु जी मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके गुरु ने उनको सलाह दी, उनको एक निर्देश बताया कि आप जाइए और घोर तप कीजिए और भगवान शिव को मनाइए। वो अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो आपको विद्या की सारी ज्ञान जो है, नॉलेज, वो आपको दे देंगे। तो पाणिनि जी ने क्या किया दोस्तों, वो तप करने के लिए बैठ गए और तब से उन्होंने इतना घोर तप किया कि भगवान शिव, आप कह सकते हैं महा ईश्वर, महा प्लस ईश्वर इसमें छुपा हुआ है महेश्वर सूत्रों में। महा ईश्वर यानी कि भगवान शिव, हमारे शिव शंकर जो थे, वो उनसे इतने प्रसन्न हुए। जब दोस्तों आदमी प्रसन्न होता है तो उछलता कूदता है और क्या करता है, नृत्य करता है, डांस करता है। तो जब वो उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या करा, उनके सामने आकर नाचना शुरू कर दिया। जब वो नाच रहे थे, आपको पता है कि भगवान शिव जो हैं हमारे, उनके पास डमरू होता है। तो उन्होंने नाचते हुए 14 बार डमरू को बजाया और उन डमरू की, देखिए दोस्तों, अपने अपने ग्रहण करने का एक अलग तरीका होता है। अगर मैं कुछ बात बोल रहा हूँ तो शायद आपको कुछ समझ में आ रहा हो, लेकिन जैसे उन्होंने डमरू के साउंड सुना तो उनको समझ में आए, ये 14 साउंड उनको इस तरह से समझ में आए कि उन्होंने आई उड़ रिलिक, पहली बार जो डमरू बजा तो ये यानी कि 14 दफ़ा बजने की वजह से उनको ये 14 साउंड सुनाई दिए। उन्होंने जिस तरह से उसको ग्रहण किया, उसको उन्होंने क्या करा, आकर लिख दिया, जिससे उन्होंने महेश्वर सूत्र बनाए। तो कितने, 14 महेश्वर सूत्र बनकर तैयार हो गए। वो उनके ग्रहण करने के ऊपर बात थी कि जब भगवान शिव शंकर हमारे नृत्य कर रहे थे तो डमरू की आवाज़ जो उनके कानों में गई वो महेश्वर सूत्र के रूप में गई और उन्होंने उसको ग्रहण करके आकर लिख दिया। तो वो क्या थे हमारे 14 महेश्वर सूत्र दोस्तों, आई उंड रिलिक एयोंग एओच है बरट लड़यम गढ़ नम जेबैया गढ़ दस जेब गढ़ दत खप छटा तब कपैया शशर हल। ये 14 सूत्र थे आपके। अब सबसे मेन परेशानी क्या आती है, प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है दोस्तों कि हमें इनको याद कैसे करें, याद कैसे करें, किस तरह से हम इनको याद करें। तो याद करने का एक बहुत आसान तरीका होता है दोस्तों कि आप एक इमेजिनेशन बना लें दिमाग में, उसको रिलेट कर लें अपनी ज़िंदगी से थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि आप पूरा ही रिलेट कर पाएँ, थोड़ा थोड़ा अगर आप रिलेट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, बहुत आसानी से याद कर लेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस है, सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूँ, तो आप उसको क्या करें, छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उसको याद करें या उसका अध्ययन करें। दोस्तों, ये महेश्वर सूत्र अभी हम आगे सब लिखवा देंगे कि महेश्वर सूत्र को शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिहार सूत्रों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, प्रतिहार सूत्र के नाम से क्यों जाना जाता है प्रतिहार महेश्वर सूत्रों को, क्योंकि उसका मतलब होता है, प्रतिहार का मतलब होता है कि संक्षेप करना। संक्षेप का मतलब छोटा करना। अभी सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र, ठीक है, या चतुर्दशी सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 14 सूत्र हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो मैं बता रहा था कि हमें इनको याद किस तरह से करना है। तो याद करने के लिए एक तरीका होता है
कि हम इनको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लें। आपको दिखाई दे रहा होगा 14 सूत्र हैं, हमें इतने सारे याद करने हैं, हमें 14 याद नहीं करने दोस्तों। सबसे पहले हम याद करेंगे ये 4। आप 14 मत देखो इनको को, आप पहले इनको 4 देखो। ये 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों, अगर हम इसको संक्षेप में लिखें, जैसे हम संक्षेप में लिखते हैं क्या, यहाँ लिख देता हूँ A to Z, क्योंकि जो चीज़ हम ज़्यादा पढ़ते हैं वो हमें ज़्यादा समझ में आते हैं। जो हमारी क्या होती है निजी ज़िंदगी से जुड़ी होती है, वो चीज़ें हमें क्या ज़्यादा समझ में आती है। A to Z है, A to Z का मतलब क्या हुआ कि A से लेकर Z तक के सभी इसके अंदर वर्ड आ गए। आई बात समझ में, A to Z हो गया। तो यानी कि मैंने ABCD ना लिखकर मैं कहूँ कि A to Z लिखो, सारे जो भी वर्ड्स हैं A to Z तक लिखो, तो ये A to Z का मतलब A से लेकर Z तक हमें सारी ABCD लिखनी है। इसी तरह से प्रतिहार का मतलब भी वही है, संक्षेप करना। यहाँ से लेकर अगर मुझे यहाँ तक लिखवाना है तो मैं इसको सीधा अच बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? अच बोल दूंगा। मैं साफ करके लिख देता हूँ, मैंने बोल दिया इसको अच। जैसा आपका A to Z है इसी तरह से अच हो गया दोस्तों। अच का मतलब देखिए ए से लेके और च तक आपका सब आ गया। क्या? आई उन रिलिक एओंग एउच। इसके अंदर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या लिख दिया? अच लिख दिया। अब अगर आप देखें ए, ये आपका क्या होता है? स्वर होता है। वर्णमाला आपने पढ़ी होगी, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो इसके अंदर वर्णमाला भी समाहित है सारी, ठीक है। तो इसको क्या वर्णमाला, ये ए क्या है? स्वर है। ये सब अगर आप देखेंगे यहाँ से ये सब क्या है आपके? ये सब स्वर हैं दोस्तों। अब बात आ गई इनों की। इनको कहते हैं हम इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक यानी कि ये इत संज्ञक, तस्य लोप है, संज्ञा से इनका लोप हो जाता है, ये बोले नहीं जाते। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो इनको हम बोलते नहीं, इनको क्या कर देते हैं? इनका लोप कर देते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करें आई उड़ रिलिक, तो ये सब छोड़कर आ ई उ री ली ए ओ, ठीक है। ये क्या है आपके? 9 हो गए। तो अच कितने हो गए आपके? 9। इनको हम काउंट नहीं करते, इनको हम नहीं गिनते, क्योंकि तस्य लोप संज्ञा से इनका लोप हो जाता है। अब क्या हुआ, जब इनका लोप ही करना था तो हमने इनको लिखा क्यों? दोस्तों अगर हमें संक्षेप में बनाना है, प्रतिहार बनाने के लिए, संक्षेप में लिखने के लिए हमने इनको पीछे लगाया। अगर मैं यहाँ संक्षेप में ना लिखता, यहाँ से लेकर यहाँ तक व ए ओ तक, ए और औ तक लिखता, तो फिर हमारी वो क्या सेंस नहीं आती। ये एक तरीका है इसको लिखने का संस्कृत में। इनका लोप हो जाता है, इनकी काउंटिंग नहीं होती तस्य लोप है संज्ञा से, ठीक है दोस्तों। तो जिसके बाद में भी जितने भी ये हलंत लग रहे हैं पीछे, ये सब, इन सब का लोप हो जाता है, इनकी काउंटिंग नहीं होती, ये गिने नहीं जाते। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अच हुआ हमारा, क्या हुआ? प्रतिहार अच हो गया। तो अच को हम बोल देंगे ये हमारे स्वर हैं। क्या है? हमारे स्वर हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं रे, तो रे जो है इसमें तुम्हारी इत संज्ञा है, निश्चित इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या स्वर पहले जो 4 हैं, पहले जो 4 आपके महेश्वर सूत्र हैं, उनमें क्या कहे गए? तुम्हारे स्वर कहे गए, अच कहे गए। अब इनको याद किस तरह से करना है, अभी आगे सब डिटेल पढ़ेंगे, जब प्रतिहार पढ़ेंगे, जब भी आपको बिल्कुल डिटेल में और आसान तरीके से बताया जाएगा। याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? मैंने शुरू में बताया कि आपको क्या करना है, सिर्फ 4 को याद करना है। आई उड़ रिलिक, ये तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि अगर प्रतिहार जब शुरुआत करते तो ABCD तो सभी को याद होती है, A to Z तक याद नहीं होती। तो आई उड़ रिलिक एओंग एओच, ठीक है। तो इनको 4 को शुरू में याद करना है आपको। आई उड़ रिलिक पहले 2 याद करेंगे, आई उड़ रिलिक एओंग एओच। तो एओच इसको क्या आराम से बना लेंगे। जब लड़की का अगर कोई कांटा वगैरह बोलती है औच, तो इसको एओच में डाल दीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से क्या को रिलेट कर लें, आई उड़ रिलिक एओंग एओच, ठीक। ये आपके क्या 4 हो गए। अब 4 के बाद में दोस्तों फिर आपके बचे ये 10। यहाँ से यहाँ तक अच हो गए, इनमें क्या कहेंगे? आपके स्वर कहे गए। इनको याद करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप इनको क्या करें, सिर्फ पार्टों में डिवाइड करके आई उड़ रिलिक एओंग एओच, ठीक। आगे चलते हैं। अब आगे, अब 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, अब आपको क्या करना है? इन 4 को याद करना है। आप क्या याद करें? इन 4 को याद करें। अभी उनको मत देखें। आई उड़ रिलिक एओंग एओच 4 याद हो गए आपके। अब आगे चलते हैं। है बरट लड़ यम गण नम झबैया घड़ 10, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक A to Z वाली, फिर से अगर हम इसमें क्या लगाएं, रूल लगाएं, तो है से लेके और ले तक,
ये 4 तो आपके स्वर हो गए, जिसमें 4 जो सूत्र हैं शुरू के उनमें आपके स्वर कहेंगे जिन्हें अच कहा गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अच प्रतिहार में कितने क्या है आपके वर्ण हैं, तो 9 वर्ण हैं, और उसमें क्या कहा गया है, तो आपके स्वर कहे गए हैं। आगे आपका है से लेकर अगर ले तक मैं लिखूं तो इसको बोलेंगे हल प्रतिहार बनेगा ये। इसके अंतर्गत क्या कहे गए हैं आपके व्यंजन कहे गए हैं, क्या व्यंजन कहे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कितने हैं अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये हैं 33 व्यंजन। ठीक है, संस्कृत में बिल्कुल परमानेंट है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। 9 आपके अच हैं और 33 आपके हल हैं। इसको भी इसी तरह से याद करना है दोस्तों, पहले ये 5 याद करें और फिर वो 5 बाद के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो 4 हो गए, 5वां है वरट लड़। ठीक है, यमराज से अगर आपको याद आएगा तो यमराज वाला आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यम गणनम, यमराज नहीं होता यम गणनम। ठीक है, तो फिर ये आप याद करते हैं है वरट लड़ यम गणनम। अब आ गया झ भैया घड़ 10, है वरट लड़ यम गणनम। ठीक है, 4 के बाद में जब आप 5 पाएंगे तो है वरट लड़, ये 2 आपको याद करने पड़ेंगे, है वरट लड़। उसके बाद में यमराज को याद कर लो, क्या यम गणनम। जब आप आपका पढ़े हुए होगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। और यह आप कर सकते हैं, किसी की लड़ाई हो गई, हमारे दोस्त की क्या होगी, लड़ाई होगी। मैं उससे कह रहा हूँ जा भैया घर जा, जा भैया घर जा। इससे क्या याद आ जाएगा, जब भैया घर 10, जब भैया घर 10। ठीक, है वरट लड़, लड़ के बाद में क्या, जब लड़ाई हो गई, है वरट लड़ यम गणनम, यमराज जी याद आ गए, जब भैया घर 10, जब भैया घर को जा, जब भैया घर 10। ठीक है दोस्तों, 5 याद करने के बाद में कितने हल हैं, 33 हैं। उसके बाद में आ जाओ 4 याद करो पहले, 4 के बाद में फिर 5 याद करें और फिर 5 याद करें। अगर आप पार्ट में डिवाइड करके याद करेंगे तो बहुत आसान होगा आपको याद करना। और अगर ये याद नहीं हुए तो आपको संस्कृत भी आप नहीं कर पाएंगे। संस्कृत व्याकरण सभी इसके ऊपर डिपेंड है, ये नहीं पढ़ा तो संस्कृत पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अब बात आ गई आगे, ये याद करेंगे। अब जब गढ़ 10, जब गढ़ 10 खप छटत चट तब कप यश सरहल। अब क्या हुआ दोस्तों, जब गर्दिश में जान आई, एक डायलॉग होता है, तो क्या जब गर्दिश में जाना है, तो जब गढ़ 10, क्या जब गर्दिश में जान आई भैया, जब गिदड़ की जान गर्दिश में आ गई यानी कि उसको मुसीबत आ गई तो शहर की तरफ को भागने लगा, वही वाली बात है। तो क्या कैसे याद रह जाएगा, जब गढ़ 10 यानी कि जब गर्दिश में जाए तो जब गढ़ 10। अब क्या हुआ, वो सारा खाना क्या कर गया, जब अगर हम कहते हैं कि सारा खाना ख़त्म कर दो, चट कर जाओ, तो अभी देखो सबसे हार्ड लगता है ये वाला कि इसको याद कैसे करें। इसको याद करने के लिए इसको और पार्टों में बांट दो। खप एक बार बोलो, खप छटत चट तब, ऐसे तोड़ दो इसको, खप छटत चट तब। खप खे फे छठ छठ है तय, खप छटत चट तब, चट तब। इनको उंगली पे भी याद होना, यानी कि याद कर लिया। अब इसके अंदर क्या क्या वर्ण हैं वो भी हमें याद रखने हैं। खप छटत चट तब, खप छटत चट तब। और फिर क्या, कृपया, कपिया को आप कृपया से याद रख सकते हैं, कपैया, और फिर शशर हल, तुम्हारा हल निकल गया, क्या शशर हल। ये क्या आपके शह रह। ठीक है, इस तरह से आप क्या याद रख सकते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए, जब आप इसको बोलेंगे तो कैसा होगा आपका, आई ओन रिलिक एयंग औच है वरट लड़यम गणन मुझे भैया गढ़ 10। जब गढ़ 10 यानी कि जब गर्दिश में जाना है, जब गढ़ 10 खप चटत चट तब कप यश सरहल। इस तरीके से क्या दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। अभी आगे में जो भी मैंने बोला इसको अभी नोट कर लेना कि महेश्वर सूत्र किसे बोलते हैं, इसके और क्या क्या नाम हैं, कितने इसमें हल हैं, कितने अच्छे, अभी हम आपको नोट कराते हैं। तो दोस्तों, पाणिनि जी ने जो महेश्वर सूत्र दिए उन्हें और किस नाम से जाना जाता है, शिव सूत्र। क्योंकि महाईश्वर यानी कि हमारे जो शिव शंकर थे भगवान जी, उन्होंने डमरू बजाया था, उनके डमरू से निकले थे, इसलिए इनको शिव सूत्र के नाम से जाना गया। प्रतिहार सूत्र, क्योंकि इन्होंने क्या, इनसे प्रतिहार बने। कितने प्रतिहार बने, 42 प्रतिहार बनेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से प्रतिहार बनते हैं। 14 सूत्रों से आपके 42 प्रतिहार बनते हैं। चतुर्दश सूत्र यानी कि इसमें 14 सूत्र हैं तो इसको चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में आपसे किसी भी नाम से पूछा जाए कि चतुर्दश सूत्र किसको कहा जाता है तो महेश्वर सूत्र को ही कहा जाता है। या पूछा जाए महेश्वर सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे वर्ण समन्वय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसके अंदर पूरी वर्णमाला समाये हुए है,
इसलिए इसको वर्ण समन्वय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब वर्ण की जगह आपसे ये भी कह सकता है क्या, स्वर भी बोल सकता है। यहाँ पर वर्ण को हटा के अगर स्वर लिख दे या अच लिख दे, या आपके यहाँ पे क्या लिख सकता है, व्यंजन भी लिख सकता है। ठीक है, यानी कि किसमें समाहित है पूर्व वर्णमाला, वो किसमें समाहित है, आपके महेश्वर सूत्र में समाहित है, इसलिए इस नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक है, और एक और नाम रह गया, वो इस नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी पाणिनि जी ने लिखे तो पाणिनि सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रख लीजिएगा, किसको, पाणिनि सूत्र, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महेश्वर सूत्रों को। अब आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम 4 जो सूत्र हैं, मैंने आपको बताया पीछे अभी कि प्रथम जो 4 सूत्र हैं उनमें अच यानी कि स्वर कहे गए हैं। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि प्रथम 4 सूत्रों में क्या कहे गए हैं, महेश्वर सूत्रों में प्रथम 4 सूत्रों में क्या कहे गए, तो उनको अच यानी कि अच कहे गए हैं, स्वर कहे गए हैं। और स्वर कितने हैं दोस्तों, संस्कृत में 9 स्वर हैं। इसमें आगे पीछे नहीं होता कुछ भी, हिंदी में कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है कि उच्चारण के स्थान पर कुछ है और ठीक, तो इसमें क्या सीधा 9 है, 9 स्वर हैं। बाद में यानी कि प्रथम 4 तो ये हो गए, और बाद के जो बचे उनमें 10 सूत्रों में क्या कहे गए, हल कहे गए, जिनका मतलब है व्यंजन कहे गए। कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन कहे गए। ठीक, अब उसके बाद में एक क्वेश्चन ये आता है कि 14 वर्ण इत संज्ञक होए। इस संज्ञक का मतलब क्या है कि जिनके बाद, जिनके जो हमने भी सूत्र लिखे, जो जिस लास्ट के जो वर्ड थे उनमें क्या लिखा हुआ था, उनमें इत संज्ञक वर्ण यानी कि हलंत लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, हलंत लगा हुआ था। तो हलंत वाले वर्णों को क्या हो गया, इत संज्ञक, यानी कि तस्य लोप से, तस्य लोप सूत्र से उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, उनको बोला नहीं जाता, नहीं गिना जाता। ठीक है, तो कितने हुए वो 14 वर्ण जो है वो इत संज्ञक हुए, यानी कि जिनके बाद में हलंत लगा हुआ था। अगर आप देखेंगे तो 14 वर्ण थे, इनके बाद में क्या लगा हुआ था, हलंत लगा हुआ था। 14 ही सूत्र थे तो 14 ही हलंत लगे हुए थे उनके बाद में। ठीक, अब एक बात आ जाए, अगर पूछे कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो दोस्तों वे हैं 15 कुल। लण का जो रूप है दोस्तों, लण छठा आपका प्रत्याहार है लण, इसका भी जो रूप है वो भी इत संज्ञक ही है। इसको आपको याद रखना है कि लण जो छठा आपका प्रत्याहार है लण। ठीक है, ऐ उण ऋलिक एवं अयोच है वर्ट लण, जो छठा आएगा आपका प्रत्याहार, उसका भी रूप कैसा है, इत संज्ञक है। अगर कुल पूछे तो आपको क्या, कुल कितने इत संज्ञक हैं, तो आपको बोलना है 15 हैं। उसमें आपको एग्जाम में टिक लगाना है, या तो 14 आएगा या 15 आएगा, एक ही मिलेगा आपको। कुल पूछेगा तो उसमें आपको 15 पर टिक करना है। पूछे प्रत्याहार सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो 14। तो दोस्तों मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, याद करने में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रत्याहारों के साथ। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा किस तरह से पूरी वर्णमाला प्रत्याहार सूत्रों में समाहित है। धन्यवाद।